हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 8। तो आज हमें पढ़ना है मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस 2 के अंदर हमें पढ़ना है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ये सारा मियोसिस 2 माइटोसिस जैसा ही है। उसके बाद हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटाफेज 1 से। मेटाफेज 1 के अंदर पॉइंट बनाकर लिखे बाईवेलेंट क्रोमोसोम, बाईवेलेंट क्रोमोसोम, बाईवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन दी इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट। हमने डायाकाइनेसिस के अंदर देखा था जो बाईवेलेंट क्रोमोसोम यानी होमोलोगस क्रोमोसोम थे, उसके अंदर हमने देखा था कियास्मेटा का फॉर्मेशन हुआ था, कियास्मेटा का फॉर्मेशन हुआ था। और कियास्मेटा का डायाकाइनेसिस के अंदर क्या हो गया था, टर्मिनलाइजेशन हो गया था। टर्मिनलाइजेशन यानी एंड पर कियास्मेटा प्रेजेंट था। तो अब क्या करना है, इसे हम बाईवेलेंट बोला था। 2 क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, बाईवेलेंट बोलते हैं। और 4 क्रोमैटिड से इसे हम क्या कहते हैं, टेट्राड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राड भी कहते हैं। तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या हुआ, मेटाफेज के अंदर बाईवेलेंट क्रोमोसोम कहाँ पर अलाइन हो गए, मेटाफेज प्लेट यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो गए। इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अलाइन हो गए। ऐसे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो गए। यहाँ पे हमने बना दिया, ये इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो गए। उसके बाद हमें पढ़ना है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म, माइक्रोट्यूब्यूल from the opposite pole, from the opposite poles of the spindle, of the spindle attached to the kinetochore, attached to the kinetochore, kinetochore of homologous chromosome, homologous chromosome। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने बना दिए क्रोमोसोम। मेटाफिजिक प्लेट यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन है। उसके ऊपर क्या होगा, काइनेटोकोर होगा, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर होगा, काइनेटोकोर प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर से, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो जाएंगे, काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। ये आप देख सकते हो, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो गए। ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो गए। इतना ही होता है। क्या होता है, बाईवेलेंट क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं और स्पिंडल अटैच होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और बाईवेलेंट क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं। तो आई होप आपको मेटाफेज 1 क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें पढ़ना है एनाफेज 1। एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है, पॉइंट बनाकर लिखें। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम separate which sister chromatids, which sister chromatids remain associated, at their kinetochore, at their centromere, at their centromeres। आप देख सकते हो, यहाँ पे हम बना ले, यहाँ पे हमने बनाया
न्यूक्लियस के अंदर हमें अब क्या बनाना है, अब हमें बनाना है होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम बना दें सबसे पहले। अब क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाना है। अब क्रोमोसोम का अब सेपरेशन होना है तो हम बना लें। अब सेंट्रोमियर बना लें, आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। आप देख सकते हो यहाँ पर मेटाफेज के अंदर क्या दिखा था, ये इक्वेटोरियल प्लेट पर होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन थे। अब यहाँ पे एनाफेज के अंदर क्या होगा, अब ये दूर जाना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। तो ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच है, स्पिंडल काइनेटोकोर से अटैच्ड है। तो अब क्या होगा, अब वो क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम आप देख सकते हो सेपरेट कर रहे हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, आप देख सकते हो, यहाँ वाला हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये हमने एक क्रोमोसोम बना लिया, तो ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों हो गई सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या हो गई, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी भी सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, अभी भी सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, अभी भी सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी आप देख सकते हो एनाफेज 1 के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स सेग्रीगेट नहीं होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज 1 के अंदर सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें पढ़ना है टेलोफेज 1। अब हमें पढ़ना है टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 पढ़ना है अब हमें। तो चलिए टेलोफेज 1 से स्टार्ट करते हैं। टेलोफेज 1, तो पॉइंट बनाकर लिखिए मेरे साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, nuclear membrane and nucleolus reappear. Cytokinesis follows, cytokinesis follows, and this is called as dyad of cells. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. अब इसका मीनिंग जानना है हमें। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने सबसे पहले लिखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज, दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से आ जाते हैं और साइटोकाइनेसिस फॉलो होता है, जिससे क्या बनता है, डायड ऑफ सेल्स बनते हैं। तो उसका डायग्राम बना ले, हम डायग्राम बना ले।
एनाफेज के अंदर क्या हुआ था, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ था। उसके बाद यहाँ पर टीलोफेज 1 के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएंगे और साइटोकाइनेसिस होगा, जिससे 2 सेल बन जाएंगे। यहाँ पे हम बना लें, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हुआ तो 2 सेल बन गए। आप देख सकते हो ये टीलोफेज 1 के बाद हमें ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, ऑल्दो इन मैनी केसेस chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase of nucleus। यानी कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज ऑफ न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये बताया है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें पढ़ना है इंटरकाइनेसिस। उससे पहले हम थोड़ा एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। एनसीईआरटी का हम डायग्राम देख लेते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोफेज 1 बताया है, प्रोफेज 1, उसके बाद मेटाफेज 1 यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो गए। उसके बाद ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए और साइटोकाइनेसिस हुआ तो 2 सेल फॉर्म हो गए। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हमें पढ़ना है इंटरकाइनेसिस। क्या पढ़ना है हमें? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस कैसा होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है, तो हम लिखें शॉर्ट लिव्ड। उसके अंदर इंटरकाइनेसिस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, तो हम लिखें नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, नो डीएनए रेप्लिकेशन, नो डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद आरएनए फॉर्म होता है और प्रोटीन फॉर्म होते हैं, तो आरएनए प्रोटीन क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। और सेंट्रियोल का भी क्या होता है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल का क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद इंटरकाइनेसिस के बाद हमें क्या पढ़ना है? प्रोफेज 2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रोफेज 2 पढ़ना है। तो चलिए हम प्रोफेज 2 से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा इजी है तो हम एनसीईआरटी से ही समझ लेंगे। अब हमें पढ़ना है मियोसिस 2 के अंदर सबसे पहला स्टेज प्रोफेज 2, उसके बाद मेटाफेज 2, एनाफेज 2, एंटीलोफेज 2। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 के अंदर क्या होता है आप देख सकते हो। प्रोफेज 2 के अंदर हमें देखना है मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होता है, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड। क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेटेड हो जाए उससे पहले ही मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 2 इज रिजेंबल अ नॉर्मल माइटोसिस। मियोसिस 2 कैसा है? नॉर्मल माइटोसिस जैसा ही है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। एंड प्रोफेज 2 के एंड में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, तो हम लिख लें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपियर हो जाती है, तो हम लिखें डिसअपियर्स। उसके बाद क्या है? द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। क्रोमोसोम क्या होते हैं? फिर से कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रोफेज 2 के बाद हमें पढ़ना है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 के अंदर हमें देखना है एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। सबसे पहले हमने देखा था मियोसिस 1। मियोसिस 1 के अंदर हमने देखा टीलोफेज के अंदर ऐसे सेल फॉर्म हो गए। अब यही सेल कहाँ जाएंगे? यही सेल मियोसिस 2 के अंदर जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने देखना है मियोसिस 2। यहाँ पे मियोसिस 2 आप देख सकते हो। मियोसिस 2 का सबसे पहला है प्रोफेज 2। आपने यहाँ पे देखा
आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे ही क्रोमोसोम कहाँ पर है, मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 के अंदर, प्रोफेज 2 के अंदर ये क्रोमोसोम है। उसके बाद ये क्या हो गया, मेटाफेजिक प्लेट यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो गए। उसके बाद क्या होगा, काइनेटोकोर से स्पिंडल अटैच हो गए। उसके बाद सेग्रीगेशन होना है, यानी अब किसका सेग्रीगेशन होना है, अब सेग्रीगेशन होना है क्रोमैटिड्स का। क्रोमैटिड्स का क्या होना है, सेपरेशन होना है। और अब क्या होगा, सेंट्रोमियर क्या होगा, सेंट्रोमियर यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट होगा। यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। जबकि हमने मियोसिस 1 के अंदर देखा था तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या थे, होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोमियर का क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें पढ़ना है मेटाफेज से इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं। तो अब हम इसे रब कर दें। अब हमें पढ़ना है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 at these stage of the chromosome align at the equator and microtubule from opposite pole of the spindle get attached to the kinetochore of sister chromatids। आपने यहाँ पे देखा सिस्टर क्रोमैटिड से, आप मेटाफेज यहाँ पे देख सकते हो, सिस्टर क्रोमैटिड से क्या हो गई, स्पिंडल अटैच हो गए। उसके बाद हमें पढ़ना है एनाफेज 2। एनाफेज 2 पढ़ना है। एनाफेज 2 के अंदर हमें पढ़ना है इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का क्या होना है, एनाफेज के अंदर स्प्लिटिंग होना है। एनाफेज के अंदर क्या होना है, एनाफेज 2 के अंदर होना है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होना है ऑफ ईच क्रोमोसोम which was holding the sister chromatids together। सेंट्रोमियर ने क्या किया है, सेंट्रोमियर ने सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक साथ होल्ड करके रखा है। तो अब एनाफेज 2 के अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाना है। allowing them to move towards opposite pole of the cell by shortening of microtubule attached to kinetochore। अब क्या होना है, अपोजिट पोल पर जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो, मेटाफेज के अंदर इक्वेटोरियल प्लेट बना था, अब क्या होगा, ये अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर देंगे एनाफेज 2 के अंदर। उसके बाद हमें पढ़ना है टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 के अंदर हमें क्या पढ़ना है, टीलोफेज 2 के अंदर हमें पढ़ना है मियोसिस एंड विथ टीलोफेज 2। मियोसिस एंड हो जाता है टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 क्या है, मियोसिस का एंड है। in which the two group of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope, cytokinesis follows, resulting in the formation of tetrad of cells, 4 haploid daughter cells। यानी टीलोफेज 2 के बाद क्या हो जाता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। मियोसिस एंड हो जाता है टीलोफेज पे। 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स once again get enclosed by a nuclear envelope। न्यूक्लियर एनवेलप्स इनक्लोज्ड होते हैं। साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स। आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो, इसको थोड़ा रब कर दें। अब हमें यहाँ पे डायग्राम देखना है, क्या हुआ यहाँ पे एनाफेज 2 के अंदर क्या हुआ, एनाफेज 2 के अंदर हो गया क्रोमोसोम क्या हो गए, अपोजिट पोल पर चले गए, यानी क्रोमैटिड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अपोजिट पोल पर चले गए। तो अब हमें देखना है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा और 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। इससे 2 बनेंगे और इससे भी 2 बनेंगे, यानी 4 हैप्लॉइड सेल्स टीलोफेज 2 के बाद हम देख सकते हैं। साइटोकाइनेसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने टीलोफेज 2 के
एंड में हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4 हैप्लॉइड सेल्स। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो चलिए, मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organisms, even though the process per se paradoxically result in the reduction of chromosome number by half। अब हमें समझना है मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। जब इन ह्यूमन के अंदर ही हम देख लें, ह्यूमन के अंदर सिंगल सेल में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? सिंगल सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ह्यूमन के गैमेट्स के अंदर, यानी ये स्पर्म और ये ओवम, उसके अंदर कितने गैमेट प्रेजेंट होते हैं? 23 और 23। अब इन दोनों को फ्यूज़ करना है। अब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम आ जाने हैं। अब हम यहाँ पे हमने क्या किया? मियोसिस किया। स्पर्म बना एंड ओवम बना। तो स्पर्म एंड ओवम किससे बने? मियोसिस से बने, ताकि हम जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम हम कांस्टेंट रख पाए। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते, अगर हमने 46 और 46 फ्यूज़ करा दिए होते तो हमारे पास क्या बनते? 92 क्रोमोसोम। तो हम ह्यूमन नहीं रहते। आई होप आप समझ सकते हो। तो मियोसिस से क्या होता है? हम कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रख पाते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमें देखना है, ऑल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या देख सकते हैं? जेनेटिक वेरिएबिलिटी हम देख ही सकते हैं। हमने देखा था प्रोफेज 1 के अंदर, हमने देखा था क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, जिससे क्या बनता है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी बनती है। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।